दिल्ली में चल रहे एआई समिट में विकसित देशों के राष्ट्राध्यक्षों और दुनिया के आईटी सेक्टर के दिग्गजों के साथ साथ स्टार्टअप की दुनिया का हर बड़ा चेहरा जिस उत्साह के साथ शामिल हो रहा है, उससे तो एक बात साफ है कि भारत अब केवल एक बड़ा मार्केट बनकर नहीं रहने वाला है। दरअसल ग्लोबल टेक्नोलॉजिकल जो डायलॉग चल रहे होते हैं, उसका केंद्र भी भारत बनना चाहता है। और प्रधानमंत्री मोदी ने इस मौके पर एक बड़ा अच्छा संदेश भी दिया। उन्होंने जोर देकर कहा कि भारत को एआई का सिर्फ कंज्यूमर नहीं बनना है, बल्कि एक क्रिएटर बनना है। और इस मकसद को हासिल करने में ऐसी मेजबानी दुनिया भर को एक ठोस संदेश भी देती है। लेकिन चुनौतियां भी कम नहीं है, क्योंकि एआई यूजर बनने और एआई क्रिएटर बनने के बीच गहरी खाई है। जहां एक तरफ हमारे पास विशाल डेटा बैंक है, युवाओं की फौज है, वहीं दूसरी तरफ हाई एंड कंप्यूटिंग पावर की कमी है, रिसर्च में इन्वेस्टमेंट की किल्लत है और डेटा प्राइवेसी के पेचीदा सवाल भी हमारे सामने बड़ी चुनौतियां हैं। तो इन चुनौतियों से निपटना भारत के लिए कितना आसान होगा, आज आवाज अड्डा में करेंगे इस पर खास चर्चा। नमस्कार, मैं हूं लक्ष्मण राय और चर्चा में शामिल होने वाले अपने मेहमानों से आपका परिचय करा दूं। दरअसल इस बार हम लोग अपने पैनलिस्ट में अलग अलग सेगमेंट के लोगों को बुलाया है, जो सरकार को सुझाव भी देते हैं, सरकार के साथ मिलकर भी काम करते हैं, जो आर्टिफिशियल यानी एआई के इस्तेमाल करके अपना अच्छे प्लेटफॉर्म भी खड़ा किए हैं। सबसे पहले उन लोगों से परिचय करा दूं कि भारत जीपीटी के क्रिएटर और कोरओवर के सीईओ और को फाउंडर अंकुश अग्रवाल साहब हमारे साथ जुड़ेंगे। फिल्म मेकर को एआई का इस्तेमाल करके फिल्म बनाने में मदद करने वाले एक बेहतरीन प्लेटफॉर्म है Koel.ai, उसके सीईओ और मेहुल अग्रवाल साहब हमारे साथ जुड़ रहे हैं। और वाधवानी सेंटर फॉर गवर्नमेंट डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन के सीईओ प्रकाश कुमार साहब हैं, जो सरकार के साथ कई मौके पे मिल करके एआई के चीज़ों को कैसे बढ़ाया जाए, इसको लेकर के समय समय काम करते रहते हैं। और आईआईटी कानपुर के प्रोफेसर राजेश रंजन साहब हैं। और साथ में हमने विशेष तौर से बुलाया वरिष्ठ पत्रकार नरेश कौशिक साहब को, जो कि आमतौर पर लंदन में रहते हैं, लेकिन इस तरह से एआई समिट में दुनिया भर के दिग्गजों को जोड़ने से दुनिया भर में क्या संदेश जाता है और क्या मैसेज देने की कोशिश हम कर रहे हैं, ये नरेश कौशिक साहब से समझने की कोशिश करेंगे। लेकिन शुरुआत मैं करूंगा सबसे पहले प्रकाश कुमार सर आपसे। ये जो एआई समिट है, आप समिट में गए भी हैं, कई सेशन में वहाँ पे अटेंड भी किए, आपको क्या लगा वहाँ के लोगों से बातचीत करके? किस तरह का एक्साइटमेंट, किस तरह का होप है भारत से एआई के सेगमेंट में? काफी एक्साइटमेंट है। जिस तरह से हर सेक्शन के लोग वहाँ अवेलेबल थे, सिर्फ टेक्नोलॉजी वाले ही नहीं बल्कि यूजर्स, डेवलपर्स एंड हर तरह के लोग वहाँ आए। और जिस तरह का वहाँ डिस्प्ले है टेक्नोलॉजी का, लोगों ने नया नया क्या काम कर रहे हैं उसकी डिस्प्ले है, और हम उसको कैसे अपने आम जीवन में रोज लगाएं, उसकी बहुत ही अच्छी झलक वहाँ पर दिखाई दी। इसमें एक चीज़ है जो बाकी मेहमानों के पास जाऊं, लेकिन आपसे समझना चाहूँगा कि एआई समिट के शुरू में ही पीएम मोदी का जो बयान आया, उनका साफ तौर से फोकस ये था कि एआई को आमतौर पे भारत को एक बड़े मार्केट के तौर पर देखा जाता है। एआई जो मेकर है उनके लिए एक बड़ा मार्केट है भारत, लेकिन हमें सिर्फ मार्केट बनकर नहीं रहना है, हमें एक क्रिएटर बनकर चलना है। तो अलग अलग थीम पे अलग अलग सेशन वहाँ पे निकल कर सामने आए। आपके हिसाब से एआई कि मेकर बनने में, हम लोग क्रिएटर बनने में कितने आसान रास्ते पर हैं, या फिर आपको लगता है चुनौतियां भी हैं वहां पे? पूछ रहे हैं? हाँ, आपसे पूछ रहा हूं प्रकाश कुमार साहब। हाँ, देखिए, इसमें कई तरह की चीजें चाहिए होती हैं, जैसे कंप्यूट चाहिए, डेटा चाहिए, एप्लीकेशन डेवलपमेंट की दूसरी सपोर्ट चाहिए। और ये भारत सरकार ने अपने एआई मिशन के अंदर काफी चीजें मुहैया कराई हैं, जैसे कंप्यूट भी अवेलेबल कराया, जिसके लेकर आज एक बहुत बड़ा सा लॉन्च हुआ सर्वम का, जो उन्होंने पहला अपना सोवरेन एलएलएम प्लस एप्लीकेशंस और कई सारी चीजें उसके ऊपर की। डेटा सेट्स की जहां तक बात है, उसमें वो एआई कोर्स बनाया है और उसमें और थोड़ी बढ़ाने की जरूरत है, क्योंकि डेटा में, और जैसा आपने शुरू में कहा था कि प्राइवेसी की चीजें आती हैं, तो हम उसे कैसे एनोनिमाइज करें, कैसे अवेलेबल कराएं, क्योंकि उसी के ऊपर एआई एप्लीकेशंस बनती है। और खास करके जो डेटा सरकार के पास बहुत ज्यादा है, उसको हम कैसे अवेलेबल करा सके स्टार्टअप्स को, ये हमारे लिए थोड़ा और इसमें काम करने की जरूरत है।
इसमें काम करने की ज़रूरत यहाँ पर है। बाकी इस चर्चा को आगे बढ़ाऊँ, मेहुल मैं आपसे समझना चाहता हूँ, चूँकि आपने एक बड़ा अच्छा प्लेटफॉर्म तैयार किया है जो एआई को इस्तेमाल करके फिल्म मेकर्स को हेल्प करता है फिल्म बनाने में। तो जब इस तरह के प्लेटफॉर्म को लेकर के आप आते हैं तो इंडिया कितना रिसेप्टिव आपको दिखता है? इंडिया में किस तरह का माहौल आपने एक्सपीरियंस किया? एक्चुअली इंडिया काफी रिसेप्टिव है विथ एआई इन प्लेटफॉर्म्स, राइट? आजकल इससे काफी सारे ट्रेडिशनल बिजनेसेस को एआई की इस्तेमाल और एआई का यूज करने में बहुत दिलचस्पी भी है। आई थिंक जो मेरे लिए काफी इंटरेस्टिंग है, हम सैन फ्रांसिस्को बेस्ड कंपनी है, लेकिन इंडिया में बॉलीवुड में टॉलीवुड में काफी काफी ज्यादा इंटरेस्ट है इस टेक्नोलॉजी का, और उस हिसाब से हम काफी यहाँ पे सेल भी करते हैं और बॉलीवुड के साथ काम भी करते ये इसमें काफ़ी रिसेप्टिव है, काफ़ी काम भी कर रहे हैं, लेकिन सवाल ये उठ के आता है कि आमतौर पर ऐसा देखा जाता है कि एआई की चीज़ें बाहर बन गई हैं, उसको हम इस्तेमाल कर रहे हैं। आपको लगता है कि जिस थीम की बात हम कर रहे थे कि एआई क्रिएटर के तौर पर भारत उभर कर सामने आएगा, उसमें आपका एक्सपीरियंस क्या कहता है? क्या चैलेंजेस हैं मेजर? आई थिंक दो टाइप के चैलेंजेस हैं। मैं ये जरूर कहूंगा कि हमें इस्तेमाल इसलिए भी करते हैं क्योंकि हम सैन फ्रांसिस्को बेस्ड हैं। अगर मैं सेम चीज बैंगलोर से कर रहा होता तो इतना मुझे इंटरेस्ट या फिर इतने ओपन एंडेडनेस नहीं रहती कि आप क्या कर रहे हो, क्यों कर रहे हो। आई थिंक बिकॉज वी आर बेस्ड इन सैन फ्रांसिस्को, लोगों को अडॉप्ट करने में बड़ा मजा आता है। और सेकंड चीज जो ये बड़ा इंटरेस्टिंग सा पर्सपेक्टिव आपने दिया। एंड सेकंड चीज ये भी है कि अगर मैं इंडिया में बिल्ड कर रहा होता, मेरे पास रिसोर्सेज की अनफॉर्चुनेटली इतना इन्वेस्टमेंट और रिसोर्सेज की थोड़ी कमी है, तो ये दिस इज ग्रेट टू बी बिल्ट आउटसाइड ऑफ इंडिया एज वेल। ये आपने काफ़ी इंटरेस्टिंग चीज़ कहा कि एक परसेप्शन है जिसको वहाँ से बैठ के करने पे लोग ज़्यादा इजीली एक्सेस कर लेते हैं। इस पर मैं आगे भी चर्चा करूँगा, लेकिन राजेश रंजन साहब, एक सवाल यहाँ पे निकल कर सामने आता है कि जो भी चीज़ें डेवलप हो रही होती हैं वो बाहर ही क्यों होती हैं? हमारे आईआईटीज़ में क्यों नहीं होती है? हमारे ऐसे बड़े बड़े इंस्टीट्यूशंस हैं वहाँ पे क्यों नहीं होती है? तो ये परसेप्शन है या फिर वाकई सच्चाई है? नहीं, ऐसी बात नहीं है। कई चीज़ें जो है जो आईटी से निकल के जाती है, और इनफैक्ट आप जो बातें कर रहे हैं, जो आज भी चाहे वो गूगल के सीईओ हों, चाहे वो माइक्रोसॉफ्ट के हों, तो वो भारतीय ही हैं। उनको एक वहाँ पे एक वातावरण मिला जिस पे उनको प्रॉस्पर करने का मौका मिला, जो कि मेहुल जी भी पॉइंट रख रहे थे। तो टैलेंट की कमी हमारे पास नहीं है, और आईटीज़ में भी बहुत सफिशिएंटली टैलेंटेड लोग हैं जो इन चीज़ों को डेवलप कर सकते हैं। एक आप ऐसा कह सकते हैं कि इसकी शुरुआत हुई मतलब बाहर से हुई, चाहे वो चैट जीपीटी हो या डीपसीक हो, ठीक है? लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि उसको अडॉप्ट करने में हमारे जो वैज्ञानिक हैं, जो साइंटिस्ट हैं, वो सक्षम हैं। और एक जो अभी आप चैलेंज की बात कर रहे थे, तो जो एक मुझे मेजर चैलेंज लगता है, वो है सॉवरेन एआई, जिसकी अभी आजकल बहुत चर्चा हो रही है। कि जो एआई मॉडल जो बन रहे हैं, उनका जो ट्रेनिंग डाटा आ रहा है वो अलग-अलग देशों से आ रहे हैं। जैसे अगर अब चैट जीपीटी बना तो अधिकतर डाटाबेस जो है वो अमेरिका का है, अगर डीपसीक बना तो अधिकतर डाटाबेस चाइना का है। तो क्या हम अपना एआई मॉडल ऐसा बना सकें जो कि भारत के डाटाबेस, जो भारत की ज़रूरतें हैं, जो भारत के मानदंड हैं, या फिर जो भारत की लोगों की जो एक्सपेक्टेशन है, या फिर जो चर्चाएँ हैं, जो हमारी पुस्तकें हैं, उस पे तैयार हो? तो वो अधिक मेरे ख्याल से सही रहेगा अगर भारत के लिए सॉवरेन एआई, जिसके लिए बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशन जैसे कि भारत जेन वगैरह काम कर भी रही हैं। दरअसल इस पे मैं आऊँ आगे चल के कि जो आप एनवायरनमेंट की बात कर रहे हैं, जो सोवरेन एआई की बात कर रहे हैं, प्रकाश कुमार सर से पूछूंगा कि आखिर इसमें किस तरह के एनवायरनमेंट की ज़रूरत है और सरकार क्या कुछ कर सकती है। लेकिन इस बीच हमारे साथ एक और मेहमान जुड़ चुके हैं, भारत जीपीटी के क्रिएटर और को रोवर के सीईओ को फाउंडर अंकुश सब्रवाल साहब। अंकुश सब्रवाल साहब, हम लोग चर्चा ये कर रहे थे अब तक कि जिस एआई समिट जिस व्यापक पैमाने पर हो रहा है, लोगों के बीच में एक बड़ा मैसेज जा रहा है, तो ऐसा क्यों होता है कि एआई की सारी चीज़ें हम लोग बाहर देख रहे हो तो जो भी डेवलप हो रहा होता है और हम सिर्फ एक यूज़र बन के रह जाते हैं? तो हम लोग में कितना ज़्यादा पोटेंशियल है एआई यूज़र की बजाय एआई क्रिएटर बनने में?
सर थैंक यू मुझे यहाँ पे लाने के लिए। मुझे लगता है कि आपने जो एक क्वेश्चन पूछा, आई थिंक दिस इज अपॉर्चुनिटी कि हम यूजर तो बन ही रहे हैं, और नोइंगली अननोइंगली हम एआई एप्स यूज कर ही रहे हैं, लेकिन अभी ये टाइम है क्रिएटर बनने का। और मुझे लगता है कि इस समिट से जैसे आप देखो कि अराउंड 100 देश की रिप्रेजेंटेशन है, एआई मिनिस्टर्स हैं, मैंने देखा कि यूके, कनाडा, फ्रांस में एआई मिनिस्टर्स हैं, दे ऑल आर हियर। और आई रिस्पेक्ट एवरीवन, लेकिन मुझे लगता है कि अब बाकी देशों को फोमो हो रहा है। शायद पहले हमें था, हमने अपने सॉवरन एआई की नींव रखी है, ठीक है, वो आगे आगे बढ़ेगी, लेकिन अभी मैं देख रहा हूं कि बाकी देशों को फोमो हो रहा है। इससे मैं नहीं कह रहा कि पीपल आर एनवियस, तो मैं ये भी नहीं बोल रहा कि वी प्रेज अबाउट अवर सेल्फ कि लोगों को फोमो हो रहा है। मुझे लग रहा है कि पीपल आर टेकिंग दिस एज ए पॉजिटिव साइन, होल वर्ल्ड इज हियर, मींस वी आर कैपेबल, राइट। अगर आप देखोगे कि इंडिया में अब छोटी सी भी आप एक ऐप लॉन्च करो, इंडिया में अडॉप्शन इतनी जल्दी होती है। वी इंडियंस आर वेरी एस्पिरेशनल, राइट, वी हैव नॉट सेटल्ड फॉर लाइफ, वी ऑलवेज वांट टू इंप्रूव। उससे क्या होता है कि हम कोई भी मीनिंगफुल ऐप अगर लॉन्च करते हैं, एक सोल्यूशन लॉन्च करते हैं, एक प्लेटफॉर्म लॉन्च करते हैं, उसका अडॉप्शन बहुत जल्दी हो जाता है। और अभी एप्स बनना शुरू हो रही हैं, और बाकी कंट्रीज में तो हो ही नहीं रही। प्लेटफॉर्म की बात हो रही है। प्लेटफॉर्म इज नॉट अ सोल्यूशन, प्लेटफॉर्म इज ए टेक्नोलॉजी टू क्रिएट द सोल्यूशन। बिग कंपनीज विच आर इन लाइमलाइट, वो क्या सॉल्व कर रही हैं? यस, वो प्लेटफॉर्म दे रही हैं। हम इस अपॉर्चुनिटी को एक लाइफ टाइम अपॉर्चुनिटी अगर इंडिया मानता है, और हम सब लोग जो बोलना जानते हैं, वो एक ऐप भी डेवलप कर सकते हैं। प्रकाश सर भी यहाँ हैं, आई थिंक ही वुड आल्सो वाउच फॉर इट। सो आजकल प्लेटफॉर्म ऐसे आए हैं, सो वी वुड बी एबल टू सॉल्व प्रॉब्लम। लेट अस show the world we are solving problems, we are having AI solutions for India and for the world। जैसे IT सर्विसेज के लिए इंडिया को माना जाता है, मुझे लगता है हम पोजीशन अपने आप को ऐसे करें कि AI सोल्यूशन अगर किसी को चाहिए तो इंडिया से मिलेगा। तो प्लेटफॉर्म कोई भी बनाए, टेक्नोलॉजी कोई भी बनाए, आई थिंक इट्स राइट अपॉर्चुनिटी, वी हैव द कैपेबिलिटी। बिल्कुल, आपने काफ़ी अच्छी बात कही कि हम लोग के अंदर कैपेबिलिटी है, हम लोग ऐसा सोल्यूशन बनाएं कि दुनिया को कुछ भी चाहिए एआई सोल्यूशन तो भारत की तरफ देखे हो। ये एक बड़ा चैलेंज, एक तरह से बड़ा टास्क भी हम लोग के सामने रहेगा। इस पर मैं आगे चल कर आऊँगा, लेकिन एक सवाल जो आपने कहा भी कि दुनिया भर के दिग्गज जब यहाँ पर आए हैं इस एआई समिट में, तो एक बड़ा मैसेज भी जाता है। नरेश कौशिक साहब हमारे साथ हैं। नरेश कौशिक साहब, आप अलग अलग ऐसे कई सारे समिट में गए हैं, कवर किए होंगे, देखा होगा आपने। एआई जैसे सब्जेक्ट पे जहाँ पे पूरी दुनिया एआई को अलग अलग नज़रिए से देख रहा है, कोई इसको शक की निगाह से देख रहा है, कोई इसको डिवाइड करने के नज़रिए से देख रहा है, तो हम लोग एक यूनाइट करने के अप्रोच के साथ एआई पे इतना बड़ा सबमिट कर रहे हैं। इस तरह के बड़े नेताओं का आना भारत जैसे देश में, वो भी एआई जैसे सब्जेक्ट पर, क्या मैसेज आता है? देखिए, सबसे बड़ा जो संदेश हम भारत की तरफ से जो दुनिया को दे रहे हैं वो ये है कि अगर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस भविष्य है तो भारत उसमें कहीं पीछे नहीं है। भारत दुनिया के देशों के साथ कंधे से कंधे बढ़ाकर आगे बढ़ना चाहता है, और वो अपने कुछ, जैसे भारत में आत्मनिर्भर एआई की बात कर रहे हैं, तो उसको भी आगे लाना चाहता है। हमें ये देखना चाहिए कि ये पहला समिट ब्रिटेन में 2023 में हुआ था, उसके बाद कोरिया में हुआ 2024 में, फिर फ्रांस में हुआ पिछले साल, और इस बार जो है भारत में हो रहा है। तो इसी से ये लगता है कि भारत अपनी इस जिम्मेदारी को समझ रहा है। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि खाली जिम्मेदारी समझने से नहीं होगा, और हमें ये सिर्फ समिट होस्ट करने से हमारा काम नहीं चलेगा। हमें इसके लिए जो अपनी जो लोग हैं उनको जिस तरह की सहूलियत देने की ज़रूरत है, जो क्रिएटर की अगर हम बात कर रहे हैं तो अपॉर्चुनिटीज़ उनको देने की ज़रूरत है कि वो उस तरह से आगे बढ़ सकें। अगर आप मैं 2-3 उदाहरण दूं, जैसे भारत में इस समय जो एआई पर जो सरकार की तरफ से जो खर्च का जो प्रावधान है वो 1000 करोड़ है, जो कि $1.25 बिलियन के करीब है। चीन जो कि हमारा सबसे बड़ा प्रतिद्वंद्वी है और दुनिया में एआई का अमेरिका के साथ लीडरशिप में मुकाबला कर रहा है, वो सरकार $56 बिलियन खर्च कर रही है एक साल में। तो इससे ही पता चलता है कि हम अभी कितने पीछे हैं और कितना हमें आगे जाना है। दूसरी बात यह है कि आपने वो आईआईटी प्रोफेसर से जो बात पूछी थी, मैं भी वो उस तरफ फोकस करना चाहता हूं कि भारत में दरअसल
दरअसल ये सरकार के खाली बस का काम नहीं है। इसमें हमें एक कोऑर्डिनेशन के साथ चलना होगा, जिसमें हमारा जो बिजनेस है, जिसमें हमारी यूनिवर्सिटीज हैं, जिस तरह से चीन ने किया है। चीन ने जो रिसर्च एंड डेवलपमेंट पर जितना खर्च चीन करता है उसकी तुलना में बहुत कम करते हैं, और जिस तरह से वो यूनिवर्सिटीज को साथ लेकर चलता है, इस तरह से भारत को साथ लेकर चलना होगा। क्योंकि ये जो चुनौती है ये छोटी चुनौती नहीं है। मेरे विचार से ये 3 चुनौतियां हैं इसमें। एक तो एआई की रक्षा की चुनौती है, दूसरी इसमें जो है आर्थिक चुनौती है, और तीसरी है सामाजिक चुनौती, और ये तीनों एआई से जुड़ी हैं। रक्षा के मामले में देखिए कि इस समय जो दुनिया में जो डिफेंस सेक्टर है उसमें एआई का बड़ा जोर शोर से इस्तेमाल हो रहा है। जो नई टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल हो रहा है, भारत भी उसमें काम कर रहा है, लेकिन उस गति से नहीं जिस गति से मुझे लगता करना चाहिए। इसी तरह से आर्थिक एआई में हम पीछे रह जाएंगे अगर हमारा बिजनेस उसमें साथ लेकर नहीं चला, क्योंकि ये खाली सरकार के बस का नहीं है। इसी तरह से जो इसमें जो बुराइयां हैं, एआई के जो खतरे हैं, जिस तरह का डीप फेक से लेकर जो एआई जो झूठ बोलता है या जिस तरह की मनगढ़ंत बातें बताता है, वो हमारे लिए, हमारे देश में मैं समझता हूं ज्यादा जरूरी है, क्योंकि भारत ऐसा देश है जिसमें एआई का इस्तेमाल करने वाले पोटेंशियल लोगों की तादाद दुनिया में सबसे ज्यादा होगी। क्योंकि कोई 1 बिलियन यानी कोई 1 अरब लोगों के पास में स्मार्टफोन है। इतने सब लोग अगर एआई का इस्तेमाल करेंगे तो उसका मिसयूज भी होगा। तो उसमें जो रेगुलेटरी मैकेनिज्म भारत में अभी इस समिट में चर्चा उसकी हो रही है, लेकिन मैं समझता हूं कि जब चैट जीपीटी 2022 में आया था तो कई दुनिया के बड़े देशों ने अपने यहां रेगुलेटरी मैकेनिज्म शुरू की थी। तो भारत को भी इस सिलसिले में बहुत ही गंभीरता से आगे बढ़ने की जरूरत है। ये आपने कई सारे एस्पेक्ट रखे, एक तरह से शो में जो भी चर्चा करने वाला सारी चीज़ें आपने यहाँ पर रख दी, लेकिन जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट मुझे 2 दिखती है। एक कि इन्वेस्टमेंट, दूसरा कि जो बाहर के भी इन्वेस्टमेंट आते हैं कि भारत जैसे स्टार्टअप में इन्वेस्टमेंट करके तुरंत रिटर्न चाहते हैं, जबकि एआई जैसे चीज़ों में इन्वेस्टमेंट करके आपको लंबा समय लगता है रिटर्न पाने में। 2 चीज़ें हैं काफ़ी महत्वपूर्ण है। इसमें गवर्नमेंट के तौर पर भूमिका कितनी महत्वपूर्ण हो सकती है? प्रकाश कुमार साहब, मैं एक डेटा देख रहा था, उसमें यह था कि भारत जो है डीप टेक में इन्वेस्टमेंट करीब 28 बिलियन के आसपास है, जबकि यूएस में 590 बिलियन है। चाइना, जिससे हम लोग कई बार कंपेयर करने की बात करते हैं, करीब 100 बिलियन के आसपास यहाँ पर है। तो ये पैसा कौन देगा? क्या सरकार देगी? इतना सक्षम है कि यहाँ पर प्राइवेट कंपनियों को, प्राइवेट इन्वेस्टर्स को आगे चलकर आना होगा? नहीं, जैसे कौशिक साहब ने कहा, इसमें सरकार का भी रोल है और प्राइवेट सेक्टर का भी रोल है। सिर्फ सरकार इसको नहीं कर सकती, सभी को मिलकर साथ करना होगा। एक छोटी सी पॉइंट यार बताना चाहता था कि जो इंडिया एयर मिशन का बजट है वो करीब 10,372 करोड़ है, करीब $12 बिलियन है जो सरकार की तरफ से आ रहा है। अगर उसके समझिए कि उसका 5 गुना प्राइवेट सेक्टर से आता है तो फिर हम भी उसी लेवल पे पहुंचते हैं, जैसा कि आपने देशों का नाम लिया यहाँ पे। उसमें करीब 10,000 जीपीयूज हैं और डेटा सेट्स हैं। एप्लीकेशन के लिए उन्होंने कई सारी कंपनीज को सपोर्ट दिया है। जो आज जो लॉन्च हुआ सोवरेन एआई की, एलएलएम की बात हो रही थी, 2 मॉडल्स, एक 35 बिलियन पैरामीटर्स का और एक 105, जिसके दोनों के लॉन्च हुए सर्वम से। वो उन्होंने एक्नॉलेज किया कि भारत सरकार द्वारा जो प्रोवाइड की गई थी उनको जीपीयूज, उस पे उन्होंने काम किया और आज वो उन्होंने बना के दिया। और भी कई संस्थाएं, जैसे आईआईटी बॉम्बे में भी एक एलएलएम को बनाया जा रहा है। तो इस तरह के सॉवरेन एलएलएम आएंगे और इसमें उन्होंने स्क्रैच से काम किया, यानी सारा डेटा भारत का और भारतीय भाषाओं का है, जिसको इस्तेमाल करके और ये मॉडल बनाया है। तो आपका जो सवाल का आंसर ये था कि इन्वेस्टमेंट सभी जगह से आनी है, सिर्फ सरकार नहीं कर सकती और करना भी नहीं चाहिए। और जैसे कि आईटी रेवोल्यूशन में सरकार ने गाइडेंस दी, इन्वेस्टमेंट पूरी प्राइवेट सेक्टर से आई और हमारा देश आज कितना बड़ा एक्सपोर्टर है आईटी सर्विसेज का, उसी तरह से यहाँ भी करना। बिल्कुल उसी तरह से आएगा, लेकिन सरकार और प्राइवेट सेक्टर दोनों का आना पड़ेगा। मेहुल, आपके हिसाब से भारत जैसे देशों में फंडिंग कितनी बड़ी समस्या होती है जब कोई एआई लेकर आना चाहता है, कोई कुछ डेवलप करना चाहता है? तो आई थिंक फंडिंग की थोड़ी समस्या है। हम खुद इंडियन फर्म से बात कर रहे थे हमारे फंडिंग के लिए, एंड मैं ये कहना चाहूँगा काफ़ी बुरी बात है कि
हम काफ़ी इंडियन फर्म से हमने बात करी थी, लेकिन हमारी सारी फंडिंग यूएस बेस्ड फर्म से आई है, एक्सेप्ट वन मेजर इंडियन क्यों फर्म पर ऑडेसिटी। वजह क्या होती है? आई थिंक वजह यही है कि हम कैपिटल डिप्लॉय करने में हमें थोड़ी दिक्कत होती है। जैसे अगर मैं किसी चीज़ के बारे में कहूँ कि अगर मैं कहूँ कि मैं चेंज करना चाहता हूँ, जैसे बॉलीवुड में फिल्म बनने वाली है, हॉलीवुड में फिल्म बनने वाली है, हम जब सुनते हैं हमारे दिमाग में ये लगता है कि ये तो नहीं कर पाएंगे। तो आई थिंक काफ़ी स्केप्टिसिज्म से शुरू होता है इंडियन इंडियन फंडिंग इकोसिस्टम। रादर यूएस में दे आर वे मोर ओपन कि आप कर सकते हो, हम आपको सपोर्ट करेंगे करने में। तो आई थिंक ये एज अ नेशन थोड़ा बेटर करना पड़ेगा कि हम आगे की तरफ देखें और ये ना सोचें कि आप धंधा कैसे बनाओगे, रादर हाउ विल यू चेंज द वर्ल्ड। ये एक परसेप्शन चेंज करना हो। अंकुश अग्रवाल साहब, ये भी एक समस्या है क्या कि जब कोई पैसा लगाना चाहता है तो वो बहुत लंबे समय के लिए इन्वेस्टमेंट करके कुछ साल, 5 साल, 10 साल बाद रिटर्न मिले, इस नहीं, यहाँ तक नहीं सोचता है। सामने वाला सोचता है कि पैसा आज लगाऊं तो अगले साल से रिटर्न मिलना शुरू हो जाए। क्या ये भी एक सोच है क्या जो इन्वेस्टर्स होते हैं उनकी? मुझे लगता है अलग तरह के अलग अलग इन्वेस्टर्स होते हैं। कुछ एस्टेब्लिश कंपनीज में लगाते हैं शेयर मार्केट में, वहाँ पे प्रेडिक्टेबल ग्रोथ है। और कुछ लोग थोड़ा रिस्क कैपिटल लगाते हैं, जैसे स्टार्टअप इज रिस्की बट यू कैन एक्सपेक्ट 100x ऑल्सो, 10x इज ऑल्सो वेरी इजली अचीवेबल। तो जनरलाइज तो नहीं कर सकते, अलग अलग तरह के इन्वेस्टर्स हैं। मुझे लेकिन वो हमने भी इन्वेस्टमेंट ली है, बट बड़ी फ्रूगल वे से, जहाँ पे रियली चाहिए। सो वी मैं एक स्मॉल लैंग्वेज मॉडल के हक में रहता हूँ। मैं उसमें थोड़ा इतना विश्वास नहीं करता कि हम एक टेक्नोलॉजी बना रहे हैं फिर फिगर आउट करेंगे कि क्या प्रॉब्लम सॉल्व करना है। तो जो अभी चीजें हम लॉन्च कर रहे हैं अच्छी बात है। तो अगर अगर मुझे अभी भूख लगी है तो मुझे खाना चाहिए, जहाँ ग्रेन श्रेन जहाँ मर्जी से लाए, राइट। सो व्हेन वी नो देयर आर प्रॉब्लम्स अवेलेबल इन इंडिया एंड द वर्ल्ड, तो उसको सॉल्व करने के लिए टेक्नोलॉजी अवेलेबल है। कितनी टेक्नोलॉजी और बनाएंगे। सो आई थिंक वी शुड आल्सो नाउ स्टार्ट फोकसिंग ऑन, जो गवर्नमेंट कर रही है, कि हाउ डू वी स्टार्ट फोकसिंग ऑन क्रिएटिंग सॉल्यूशंस। तो और मुझे लगता है कि इस समिट से ये फायदा हो रहा है कि पूरा पूरा दुनिया यहाँ पे है, एंड वी आर गेटिंग लॉट ऑफ ऑर्डर्स। इवन मुझे लगता है कि गवर्नमेंट ने सबको बोला है कि आप यहाँ पे आओ और देखो कि क्या क्या यूज केसेस इम्प्लीमेंट कर सकते हो। तो बाहर से लोगों को भी आज भी हमारी काफी मीटिंग्स हुई, मतलब आउटसाइड कंट्रीज आल्सो दे वांट, हमें बोल रहे हैं कि जो आपने इंडिया में किया है वो हमारे देश में करो। इट वाज बिग थिंग। तो मुझे लगता है कि अब थोड़ा फोकस ये ट्रिलियन पैरामीटर एंड ऑल दैट वो चलता रहेगा, कुछ टेक्नोलॉजीज को ही बनाने दो, दुनिया को डेवलपर बनने दो। और मुझे सर जेन्युइनली लगता है, अगर आप एक सही प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हैं, राइट, तो उसके लिए पैसे आपको मिलेंगे, राइट। मतलब जो कस्टमर, हम B2B में आते हैं तो हमें, अगर हम किसी कस्टमर के लिए प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं तो वो पैसे देगा। अगर हम यूजर्स के लिए सॉल्व करते हैं तो वी हैव नीड टू हैव रेवेन्यू मॉडल। तो अब टेक्नोलॉजी तो बेस है ही है, अभी जो अवेलेबल टेक्नोलॉजी है वो ले लो, ठीक। अब GPU तो बाहर से ले ही रहे ना। अगर कोई कुछ मिल रहा है तो ले लो, पहले प्रॉब्लम सॉल्व करो, देन वी विल। हम जब सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट में करता तो एजाइल डेवलपमेंट करते थे। उसमें क्या होता था, पहले टेस्ट करते थे, इसको डेवलप करते थे, फिर हम उसको रिफैक्टर करते थे। जब डेवलप करो फिर उसको रिफैक्टर किया जाएगा। तो ज्यादा फंडिंग के पीछे मुझे लगता ना पड़े। और मुझे लगता है गवर्नमेंट सून, प्रेडिक्ट कर रहा हूँ कि मुझे लगता है गवर्नमेंट अब उन लोगों को इंसेंटिवाइज हालांकि करेगी एआई एक जो ऐसा AI सेक्टर है ना कि इसमें आपके पास जो सोवरेन एआई की बात हम लोग कर रहे हैं, इसका भी काफ़ी ज़्यादा पोटेंशियल है। जब वहाँ पे जाएंगे तो जो इंडिया सेंट्रिक प्रॉब्लम को जो आप कह रहे हैं पहचानो और फिर इसको सॉल्व करो, तो वहाँ पे ये दिक्कतें शायद आगे चलकर दूर होता दिखे। इस पे प्रकाश सर आपके पास आऊँगा, लेकिन राजेश रंजन साहब, जो हम लोग कहते हैं कि एक इकोसिस्टम बने रहना चाहिए कि जब हम अपने यहाँ डेवलप कर रहे हो एआई को, एआई टूल्स को, तो वो इकोसिस्टम आपको लगता है कि अभी है
या फिर हमें थोड़े से चेंज करने पड़ेंगे? क्यों पूछ रहा हूँ ये सवाल, क्योंकि आमतौर पे ये कहा जाता है कि हमारे यहाँ जो भी इंस्टीट्यूट्स में, जो भी एकेडमिक में जो पढ़ाई हो रही होती है, जो इंडस्ट्री में यूज़ हो रहा होता है, उसमें काफ़ी ज़्यादा डिफरेंस होता है, गैप होता है। जो इंडस्ट्री को डिमांड चाहिए, जिस इनोवेशन के लेवल पर हम जा चुके हैं, उस लेवल तक की पढ़ाई हम इंस्टीट्यूशन में देख नहीं रहे होते हैं। यही वजह होती है कि यहीं के लोग, यहीं के पास आउट लोग बाहर जाकर बेहतर कर रहे होते हैं और यहाँ पे चुनौती बनी रहती है। आपकी बात बिल्कुल सही है। इकोसिस्टम, जैसा कि मेहुल जी भी बता रहे थे कि उनको यहाँ से फंडिंग नहीं मिल पाई, तो एक जो हमारा जो माइंडसेट है नॉर्मली, चाहे जो भी है जनरेशनल है, कि हम लोग फेल्योर से डरते हैं कि अगर मैं कोई एक आइडिया लेके जाऊं, बहुत ही रिवोल्यूशनरी आइडिया हो, तो आपको बहुत कम लोग मिलेंगे जो इसको सपोर्ट करेंगे। उनको लगता है कि सक्सेस रेट कम से कम 90% हो, 95% हो, या फिर आइडिया वेल टेस्टेड हो कहीं पे, तभी उसको सपोर्ट मिलेगा। और इस कारण से लोग आगे आना भी नहीं चाहते, क्योंकि उनको लगता है यहाँ पे अगर आपने कुछ स्टार्टअप किया, हालांकि अभी बहुत कुछ चेंज हो रहा है इकोसिस्टम, लेकिन पहले ऐसा था कि आपने कुछ स्टार्टअप के लिए आइडिया लेके आए, आपने चलाया और वो नहीं चला, तो इसको एक एज ए फेल्योर माना जाएगा। मैं अमेरिका में 5 साल रहा हूँ, ओहायो स्टेट यूनिवर्सिटी में था, और मैंने वहाँ के जो इकोसिस्टम को देखा वो ये है कि वहाँ पे अगर आप कुछ शुरू करते हैं, आपको इनकरेज किया जाता है। अगर आप नहीं भी करते हैं, तो जो लोग वहां से फेल हुए हैं उनको बुलाया जाता है किसी दूसरे आइडिया में इन्वेस्ट करने के लिए, क्योंकि उनका वो एक्सपीरियंस है, वो उनका अनुभव काउंट करता है। तो ये पर्सपेक्टिव थोड़ा चेंज करना पड़ेगा हर किसी को, कि अगर हमें टेक्नोलॉजी में आगे बढ़ना है और भारत को, जैसे हम बात करें विकसित भारत की बात कर रहे हैं, तो थोड़ा हमें रिस्क लेना पड़ेगा, और हमें लोगों पर विश्वास करना पड़ेगा जो इन ऐसे आइडियाज को लेके आ रहे हैं। आप पूरा सब कुछ, मतलब ऑफ कोर्स टेक्निकलिटी सारी कुछ देखनी पड़ती है, बट उसके बाद भी मुझे लगता है कि हमें थोड़ा करेजियस होना पड़ेगा कि ऐसे रिवोल्यूशनरी आइडियाज को फंड किया जा सके, तभी कुछ चीजें भारत से निकल के हालांकि आ इसमें पाएंगी। इसमें इसमें एक दिक्कत ये भी होती है राजेश जी कि कई बार हम लोग कॉपी पेस्ट वाले मॉडल पे ज़्यादा चले जाते हैं, क्योंकि बना बनाई चीज़ें हमारे पास आ रही होती हैं, तो हम उसको कॉपी पेस्ट किए, थोड़ा बहुत वैल्यू एडिशन किए, फिर अपना करके उसको लेके चले जाते हैं। ये भी एक बड़ा चैलेंज होता है। आपने देखा होगा एआई समिट में कितना बड़ी कंट्रोवर्सी हो गई एक रोबोट को लेकर, जो चाइना का रोबोट था जिसको क्लेम किया कि हमारा है। तो इस तरह के भी एक टेंडेंसी रहती है। नहीं, वो तो मैं एग्री करता हूँ। तो इसलिए मैं कह रहा हूँ कि एक तो पहले तो आप पूरा चेक, जो भी फंडिंग एजेंसी वो तो पूरा चेक करती है अपने हिसाब से, उनके जो भी लोग हैं, बट उसके अलावा भी आप मान के चलिए कि ये अगर 100 लोगों को फंडिंग दी जा रही है, तो 10 लोग ऐसे होंगे जो ऐसा काम कर सकते हैं। फिर भी आपको विश्वास करना पड़ेगा कि ये कोई फेल्योर रेट नहीं है। अगर आपका 90% आपका जेन्युइन काम कर रहे हैं लोग, और उसमें आपका 10% भी सक्सेस होता है, इट्स ए सक्सेस। सो दैट इज द पर्सपेक्टिव आई एम ट्राइंग टू ब्रिंग। हाँ, नरेश कौशिक साहब, ये इसको आप कैसे देख रहे होते हैं कि चीज़ें हमारे यहाँ जो डेवलप होनी चाहिए, इंस्टीट्यूशन उस लेवल के हैं लेकिन डेवलप हो नहीं पाती हैं, बाहर की चीज़ों को हम लोग अडॉप्ट करने में ज़्यादा आगे निकल जाते हैं? मुझे लगता है कि भारत में प्रतिभा की तो कमी नहीं है। भारत में तो दसियों लाख की तादाद में एआई वाले इंजीनियर्स हैं, वो दुनिया की कंपनियों के लिए काम कर रहे हैं। भारत में वो क्यों नहीं करते, जबकि दुनिया में ऐसी ऐसी ग्लोबल कंपनियां वो बना रहे हैं। उसकी वजह सीधे सीधे ये है कि भारत में एक हम लोग जो किसी भी तरह का जब चेंज लाना चाहते हैं या कोई नई चीज़ हम लाना चाहते हैं तो उसका विरोध होता है। तो आप ये देख लीजिए, आपको जब हमने आधार लागू किया था, ये बहुत अच्छा आइडिया था, और वो अगर वो सफल हुआ इस वजह से हुआ कि वो किसी पॉलिटिशियन का या किसी ब्यूरोक्रेट का आइडिया नहीं था। उसके लिए उसकी पूरी जिम्मेदारी शुरू से लेकर आखिर तक एक सफल व्यापारी को, एक उद्योगपति को दी गई थी। नंदन नीलकनी ने उसको सरकार ने पूरा एक तरह का भरोसा दिया था, पूरी सपोर्ट दी थी। इस तरह से हमें जब तक लेकर नहीं चलेंगे तब तक ये चेंज को लेकर ये विरोध होता रहेगा। और ये सबसे बड़ा विरोध तो भारत में ब्यूरोक्रेसी की तरफ से होता है। हम किसी भी तरह का रिस्क नहीं लेना चाहते, और ये सबसे बड़े जो रिस्क ना लेने वाले जो लोग होते हैं वो ब्यूरोक्रेट्स होते हैं। और उसमें जो है, मैं समझता हूं भारत में क्यों लोग अमेरिका की यूनिवर्सिटीज में या पश्चिमी जगत की यूनिवर्सिटीज में अप्लाई कर रहे हैं इस तरह के जॉब्स के लिए, भारत में ये वो सुविधाएं क्यों नहीं है? इसकी वजह यह है कि भारत की अगर सरकार, अगर नेता चाहें भी, तो यहाँ जो ब्यूरोक्रेसी है या यहाँ का जो वातावरण है वो आपने बड़ा अच्छा पॉइंट यहाँ पे उठाया है नरेश कौशिक साहब। दरअसल इस पे प्रकाश कुमार साहब बेहतर जवाब दे पाएंगे इस इशू का। ये ब्यूरोक्रेट भी रहे हैं और अब जाके बिल्कुल कॉर्पोरेट में भी आ चुके हैं और एआई और टेक्नोलॉजी को बेहतर समझते भी।
देखिए मैं इस बता दूं कि कंट्रोवर्शियल प्रकाश टॉपिक कुमार सर पहले करना चाहूंगा। आईएएस ऑफिसर थे, वीआरएस लेकर के इन्होंने जो है सो इधर आए हैं। देखिए लक्ष्मण जी, ये इसमें मैं नहीं बोलना चाहूंगा, लेकिन आपके दर्शकों को एक मैं चीज बताना चाहता हूं कि हम सोवरेन आई की बात क्यों कर रहे हैं। जब ये सब शुरू हुआ तब हमारे पास था कि कंप्यूट नहीं थी, तो था कि क्या करें हम। तो हमने कहा कि ठीक है, और ये थिंकिंग थी देश में, इंक्लूडिंग नंदन नीलेकनी ने कहा कि हम उस पर एप्लीकेशंस बनाएं, जो लैंग्वेज मॉडल्स बाहर के बने हैं उसके ऊपर एप्लीकेशंस बनाएं। उसके बाद गवर्नमेंट ने अब ये जीपीयूज का अरेंजमेंट किया, उस पे लोग अब अपनी सॉवरेन मॉडल्स बना रहे हैं। उसका रीजन ये है कि पिछले 1.5 साल में जो पूरे दुनिया में जो वातावरण चेंज हुआ है, कि आज अगर आप उस पर डिपेंडेंट हैं, कल को वो स्विच ऑफ कर दे, फिर हमारी सारी सिस्टम जो उसके ऊपर बनी है वो बंद हो जाएंगी। इस कारण से अब ये हुआ कि सोवरेन, हाँ सोवरेन हमारी सारी चीजें होनी चाहिए। और अगर आपने अभी लेटेस्ट जो देखा होगा, उसमें पावर, डेटा सेंटर्स, चिप्स, मॉडल्स और एप्लीकेशन, ये पूरी की पूरी स्टैक को हम कैसे यहाँ कर सके, जिससे कि हमारे दूसरे देशों पे डिपेंडेंस ना हो कि कल को कहें हम आपको ये नहीं देंगे, ये चीज नहीं देंगे, जो कि हम देख रहे हैं दुनिया में किस तरीके से इस चीज को किया जा रहा है। प्रोटेक्शनिज्म चल रहा है। मेहुल, ये सोवरेन एआई कितना फिजिबल है अभी के माहौल में? आई थिंक सॉवरेन एआई काफी इंटरेस्टिंग एक कॉन्सेप्ट है। अभी अमेरिका में भी काफी सॉवरेन एआई की बात हो रही है, क्योंकि चाइनीज मॉडल्स जो आ रहे हैं मार्केट में वो काफी ज्यादा अच्छे हैं। तो इनफैक्ट जो आप चैट जीपीटी या आप क्लॉड भी देखते हो, ये भी टेक्निकली डिमांड है यूएस गवर्नमेंट की, ये सॉवरेन होना चाहिए। लेकिन आई थिंक किसी ने पैनल पे ये कहा था कि आप टेक्नोलॉजी जो भी हो, जिस भी देश की हो, आपका यूज कैसे आ रहा है यूजर्स को, वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो हम काफी सारे मॉडल्स यूज करते हैं, इंक्लूडिंग चाइनीज मॉडल्स, इंक्लूडिंग इंडियन मॉडल्स, इंक्लूडिंग यूएस मॉडल्स। और ऐसा ही ग्लोबलाइजेशन होगा। आई थिंक जो मॉडल्स जिस चीज को सपोर्ट करती है, उन्हें हमें यूज करना चाहिए। दैट बीइंग सेड, अगर ये अमेरिकन बेस्ड मॉडल्स, अगर ये चाइनीज बेस्ड मॉडल्स आते हैं, इन्हें इंडियन कॉन्टेक्स्ट का पता नहीं होता। तो एज एन इंडियन फाउंडर, एज समवन इंडियन इकोसिस्टम, ये हमारे लिए बहुत जरूरी होता है कि हम इंडियन कॉन्टेक्स्ट दें। चाहे वो हम खुद अपने एलएलएम्स बना के करें या फिर उन एलएलएम्स को हम फाइन ट्यून करें। आई थिंक एंड रिजल्ट शुड बी कि आप कैसे इंडियन कॉन्टेक्स्ट को सर्व कर रहे हैं। बिल्कुल। इंडियन कॉन्टेक्स्ट की जब बात चल रही होती है ना प्रकाश कुमार सर, ये सोशल सेक्टर भी एक बड़ा एक हिस्सा है इसका, जिसको हम लोग काफ़ी खूबसूरती के साथ एआई का इस्तेमाल कर सकते हैं। वहाँ पर एलएलएम डेवलप कर सकते हैं, चाहे एग्रीकल्चर हो, चाहे एजुकेशन हो, हेल्थ सेक्टर हो, जो बिल्कुल जहाँ पे काफ़ी ज़्यादा एपेटाइट है ये। इसमें किस तरह के अपॉर्चुनिटी आप देख रहे हैं? एलएलएम तो नहीं कहूंगा, लेकिन एप्लीकेशंस इस फील्ड में, चाहे वो एजुकेशन हो, एग्रीकल्चर हो, हेल्थ हो, बहुत अपॉर्चुनिटी है और बहुत सारा काम भी हो रहा है इसमें। लोग कहते हैं कि इससे नौकरी चली जाएगी। मैं आपको छोटा सा एक एग्जांपल देता हूँ। जैसे ड्रोन्स हैं, अब एक ड्रोन दीदी की जैसे प्रोग्राम शुरू किया था, आइडिया यही था कि इसको हम कैसे 7.5 लाख गांव में ले जाएं। अगर हर गांव में 2 सेट भी हो, 2 लोग ऑपरेट करते हो, जो कि किसानों को फ्लाई करके बताएं कि आपके खेत में इस कोने में ही पेस्ट अटैक हुआ है और वहीं पे छिड़काव करना है पेस्टिसाइड का। और उसके बाद दूसरी बार जाके दूसरा जाता है ड्रोन और वहां पे छिड़काई करता। अब इसके फायदे क्या क्या हुए, आप उतना ही इस्तेमाल कर रहे हैं ये पेस्टिसाइड जितनी की जरूरत है, ना कि पूरे खेत में आप डाल रहे हैं। हाँ, जो किसान डालता है, जो आज के जमाने में बहुत से लोग इसके शिकार हो जाते हैं, वो बचेंगे। तीसरा, आपकी जो यील्ड है वो इम्प्रूव करेगी। और सबसे बड़ी बात है कि 7.5 लाख गुने 4, आप करीब 30 लाख तो डायरेक्ट एम्प्लॉयमेंट जनरेट कर सकते हैं। हाँ, जैसे कौशिक साहब ने कहा था ना शुरू में, कि इसमें शुरू में एक इकोसिस्टम बनाने की जरूरत है। उसके बाद कंपनीज हमारे यहाँ हैं जिन्होंने इसको ऑलरेडी डेवलप किया हुआ है, जो ड्रोन पे कैमरा लगा के और उस पे एआई एप्लीकेशन जो फ्लाई करके बताता है कि कौन से एरियाज इम्पैक्टेड है, और फिर उस पे किस तरह की चीज, किस तरह का पेस्टिसाइड डालना है। तो अब जरूरत ये है कि हम सोशल सेक्टर्स में खास करके हम कैसे
इस तरह की चीजों का एक इकोसिस्टम बनाए जो कि जॉब्स भी क्रिएट करे। डायरेक्ट 30 लाख है, और अगर आप इनडायरेक्ट लगाएं तो करीब 50 लाख जॉब्स की क्रिएशन की बात है, सिर्फ एक छोटे से एरिया में। एग्रीकल्चर में कैसे इस तरह स्कूल के एजुकेशन की बात है, जहाँ पे बच्चा जो पढ़ रहा है, हमारे जो अध्यापक हैं 40 बच्चे हैं अगर क्लास में, तो 40 को एक साथ ही पढ़ाते हैं, चाहे कोई आगे हो या कोई पीछे हो। आज एआई ये एनेबल करता है कि आप हर बच्चे को उसके लिए पर्सनलाइज एजुकेशन दे सकते हैं, पर्सनलाइज लर्निंग का उसको दे सकते हैं, उसको कैसे वो आगे बढ़े, कैसे ये करे। लेकिन उसको करने के लिए फिर हमें कैसे करें। करीब 68% हमारे जो स्कूल हैं सेंट्रल गवर्नमेंट के, स्टेट लार्जली स्टेट गवर्नमेंट के हैं। अब वहां पे इस तरह की चीज को हम कैसे जल्द से जल्द लाएं। छोटी सी चीज आप लोग हाईलाइट करते रहते हैं, छोटी चीज बहुत बड़ी चीज है कि जो फाउंडेशनल लिटरेसी एंड न्यूमरेसी है, जो कि 5वीं और 4वीं के बच्चे भी कई जगह डिवीजन नहीं कर पाते, अब उसके लिए एआई बेस्ड सोल्यूशन है, जिसमें कि बच्चा स्मार्टफोन पे ही कैसे अपनी एफएलएन को काफी इम्प्रूव, और उन्होंने कई सारे स्टेट में किए। यूपी एक बहुत बड़ा एग्जाम्पल है जहाँ पे बच्चों का जो न्यूमरेसी और लिटरेसी की लेवल है वो बहुत ही जल्दी पिछले 3 सालों में बढ़ी है। गुजरात में, तेलंगाना में और कई जगह इसको किया जा रहा है, और काफी सारी ऐसी कंपनीज हैं, एनजीओज हैं जिन्होंने इसको किया है। तो इसकी बहुत सारी अपॉर्चुनिटी है सोशल सेक्टर में। सिर्फ इनेबलिंग एनवायरनमेंट की जरूरत है, जिससे कि हमारे जो स्टार्टअप्स या जो कंपनीज हैं वो बनाएं, और उसकी प्रोक्योरमेंट कैसे हो सके, इसमें गवर्नमेंट सिस्टम से हो, या जो जैसे किसान अगर करना हो तो डायरेक्टली करेगा। किसान तो तब देखेगा कि ठीक है, मेरे फायदे की चीज है और इससे मेरी जान बचती है, मेरी पेस्टिसाइड कम होती है और मेरा यील्ड बढ़ता है, तो क्यों निकलेगा वो। बट वहाँ एक शुरू में एनवायरनमेंट इसमें एक चैलेंज जो मुझे प्रकाश सर दिख रही है वो ये है कि चूंकि एआई का सारा सिस्टम तो आपका काम करेगा डेटा के ऊपर, तो क्वालिटी ऑफ डेटा जो है ना वो एक चैलेंज होगा, चाहे एजुकेशन हो, चाहे एग्रीकल्चर हो, या फिर हेल्थ सेक्टर की बात करें वहाँ भी। उस पर मैं आगे चलकर आपके पास आऊँगा, लेकिन अंकुश अग्रवाल साहब, जो अभी प्रकाश जी कह भी रहे थे कि हम लोगों के पास अपनी बहुत सारी समस्याएं हैं, चाहे अपने बहुत सारे एपेटाइट है जहाँ पे हम लोग एआई डेवलप कर सकते हैं। हम ज़रूरी थोड़े हैं कि किसी ने चैट जीपीटी बना ले तो हम भी इंडियन चैट जीपीटी बनाए, किसी ने जेमिनी बनाया तो हमें इंडियन जेमिनी बनाना, ऐसा तो है नहीं। हमारी अपनी समस्याएं उसको सॉल्व करने के लिए इंडिया सेंट्रिक एआई बनाए, उसके लिए कितने तैयार हैं हम लोग? मुझे लगता है कि हम उसी में ही एक्सपर्ट हैं और हम अच्छा काम कर रहे हैं। तो कुछ लोगों को ट्राई भी करना चाहिए। पूछा आपसे क्योंकि आप इसमें काफी काम भी कर रहे हैं इसमें। हाँ, मुझे लगता है कि हम काफी वी आर द लीडर इन दिस स्पेस। अभी बाकी कंट्रीज अडॉप्शन में कम ध्यान दे रही हैं, दे आर हैप्पी विद व्हाटएवर सॉल्यूशंस दे हैव, राइट। तो इंडिया में जैसे बोल रहा था, इज वेरी अडॉप्टेबल, कुछ भी दो यूज करते हैं। एंड चेंज मैनेजमेंट इज वेरी इजी इन इंडिया। तो बाकी वेस्टर्न कंट्रीज शायद कुछ डेवलप्ड भी हैं, तो दे आर हैप्पी विद द वे दे आर लिविंग द लाइफ, है ना। तो इसीलिए वो टेक्नोलॉजी पे ध्यान दे रहे हैं। हम फोकस नहीं कर रहे टू रियली compete, एंड वो दैट इज नेवर एंडिंग स्टोरी। मेरा मोबाइल फोन 4 साल पुराना है, राइट। तो मुझे नया मॉडल नहीं लेना, मेरा सर्व पर्पस सर्व हो रहा है। तो फिर 1 ट्रिलियन 2 ट्रिलियन, फिर वो तो मल्टीपल वो रेस है। तो और मैं ये नहीं बोल रहा कि हमें नहीं करना चाहिए, बट लेकिन जैसे मॉडल्स इंडिया में बन रहे हैं वैसे नहीं बनाने चाहिए कि मुझे फोमो है मैं भी करके बताऊंगा। लेकिन कुछ लोगों को अटेम्प्ट करना चाहिए, जैसे शायद अगर डीप सीक ने अगर किया है तो वो इनोवेशन लाई है ट्रेनिंग में। क्यों मैं हमेशा बिलीव करता हूँ, अभी कितने सारे फोन्स में इन्वेंट में हूँ तो सारे वो यूज ही नहीं हो रहे। जैसे डिस्ट्रीब्यूटेड कंप्यूटिंग की और स्टोरेज की बात करते हैं, तो डिस्ट्रीब्यूटेड मॉडल क्यों नहीं बन सकता? हमने रिसर्च नहीं की, मुझे नहीं लगता अगर कोई कर रहा है, शायद कर भी रहा होगा। तो वी हैव टू थिंक इनोवेटिव वे टू क्रिएट ए मॉडल। वी माइट बी एबल टू क्रिएट मल्टी-ट्रिलियन मॉडल बाय डिस्ट्रीब्यूटेड कंप्यूटिंग, डिस्ट्रीब्यूटेड मॉडल। सो कुछ लोग ट्राई करते रहो, लेकिन मुझे लगता है कि एज ए मास जब हम इस चैनल में, नेशनल चैनल में आते हैं, तो कुछ कंपनीज 10, 20, 40, 50 कंपनीज को फोकस ना करके हम देखें कि अपॉर्चुनिटी सिटीजन्स के लिए क्या है। तो हम अपने सॉल्यूशंस हर घर में, जैसे कुछ आप देखो, अगर चन्नपटना में अभी हमने एक कुछ हम एआई टॉय बनाने की कोशिश कर रहे हैं, तो चन्नपटना में अगर सब लोगों ने टॉय बनाना शुरू किया, शायद किसी पंजाब में कोई जगह वहां पे माइक्रोसॉफ्ट उसको बनते हैं, तो इंडिया में लेट्स स्टार्ट सॉल्विंग प्रॉब्लम्स विद एआई। कुछ लोग टेक्नोलॉजी बनाएंगे, मॉडल बनाएंगे, बड़े एंड ऑल दैट,
So pick up a purpose. So always मैंने 7 habit of highly effective people जल्दी पढ़ ली थी उसमें था कि begin with end in mind. So right, अगर आप मॉडल बना भी रहे हो, so what problem you have in mind which you are trying to solve? So think about the problem, think about the solution, then see what is the right size model you have to create. और एक और नैरेटिव चलता है कि डेटा नहीं है। कौन सा डेटा नहीं है? कौन सा डेटा किस मॉडल के लिए बना? कौन सा मॉडल? अगर मैं एक हेल्थ केयर के लिए मॉडल बना रहा हूँ, मैं बैंकिंग के लिए बना रहा हूँ, तो ट्रैवल कंपनी, बैंकिंग कंपनीज हैं, ट्रैवल के लिए ट्रैवल कंपनीज है, हेल्थ केयर के लिए हेल्थ केयर कंपनीज है, मुझे उनके साथ पार्टनरशिप करके ही कुछ मॉडल बन पाएगा ना। कैसे पॉसिबल होगा कि गवर्नमेंट आपको सारा ही डेटा प्रोवाइड करके दे दे? सो इट्स इजी टू से आई एम नॉट एबल टू क्रिएट बिकॉज डेटा इज नॉट देयर। सो व्हेन यू हैव अ पर्पस यू विल गेट द राइट रिसोर्सेज। वहाँ पे दिक्कत ये आएगी अंकुश अग्रवाल साहब की जब आप बैंकिंग सेक्टर को लेके चाहे फाइनेंस सेक्टर को लेके जब आप कुछ सोल्यूशन देने जाएंगे ना तो आपका सबसे बड़ा कस्टमर या फिर जहाँ पे ज़रूरत है वो लोग होंगे जो अनबैंक्ड हैं, उन तक आपको बैंकिंग फैसिलिटी पहुँचानी है। अब अनबैंक्ड लोगों का तो डेटा होता नहीं है, वो या तो ग्रामीण बैंक से जुड़े होते हैं या फिर लोकल कोऑपरेटिव बैंक से जुड़े होते हैं, उनका डेटा आपको कैप्चर कर पाना बहुत मुश्किल है। हेल्थ सेक्टर में जाएंगे तो आपको टियर 2 टियर 3 सिटी से और नीचे उतरेंगे तो गांव में छोटे छोटे कस्बों के हेल्थ डेटा आपको जुटाने होंगे, वहाँ पे डिजिटाइज डेटा नहीं होते हैं, तो वो डेटा एक बड़ा चैलेंज होगा क्योंकि असली ज़रूरत वहाँ पर होगी। बाकी तो दिल्ली में बड़े बड़े अस्पतालों में, बॉम्बे के बड़े बड़े अस्पतालों को डेटा तो आपको मिल ही जाएंगे, लेकिन जहाँ हमारी ज़रूरत है, हमें वाकई कोई समस्या है जिसे सॉल्व करनी है, तो वहाँ पर जब जाएंगे तो वहाँ पर आपको डेटा की दिक्कत होगी। जब हम डेटा की क्वालिटी की बात कर रहे थे तो मेरा मकसद ये था, लेकिन इसमें हम चर्चा थोड़ा सा और आगे बढ़ाएंगे। छोटे से ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद फिर लौटते हैं, कहीं जाइएगा नहीं। ब्रेक के बाद आपका फिर से आपका स्वागत है। हम लोग चर्चा करेंगे भारत में एआई को लेकर कितनी ज़्यादा संभावनाएं हैं और क्या क्या चुनौतियां हैं। चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। राजेश रंजन साहब हमारे साथ जुड़े हुए हैं, आईआईटी कानपुर के प्रोफेसर हैं। राजेश जी, आईआईटी जैसे संस्थान कितने तैयार हैं इस एआई को लेकर के कि हमें एआई पे कुछ ऐसा बड़ा कर दिखाना है, कितना ज़्यादा फोकस रहता है? नहीं, सारे आईआईटी में, इनफैक्ट आईआईटी, एनआईटी और जो लोकल कॉलेजेस हैं, हर जगह पे भी आईआईटी का तो एआई का तो मूवमेंट है ही है। हर जगह पे हमारे यहाँ भी एक वाधवानी स्कूल ऑफ एआई खोला गया है आईआईटी कानपुर में। आईआईटी मद्रास, आईआईटी बॉम्बे, सभी लोग इस चैलेंज को अपने स्तर पे ले रहे हैं और अपना बेस्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। तो मुझे लगता है कि थ्योरेटिकल नॉलेज के हिसाब से तो जो हमारा यहाँ के जो डिपार्टमेंट्स हैं, जो पुराने डिपार्टमेंट्स हैं, चाहे वो कंप्यूटर साइंस हैं या फिर मैथ एंड स्टैटिस्टिक्स डिपार्टमेंट है, तो ऑलरेडी उनके पास थ्योरेटिकल डाटाबेस तो है ही है, थ्योरेटिकल नॉलेज तो है ही है। अब उसको अप्लाई करने की जरूरत है और मॉडल को और अच्छा बनाने की जरूरत है। तो अब तक जो एआई टूल्स डेवलप हो चुके हैं, इससे आगे कहाँ पोटेंशियल आप लोग देख रहे हैं जब हम इंडिया एआई की बात करते हैं? तो सबसे जो मेजर चीज जो बात हो रही है वो तो एलएलएम की बात हो रही है कि भारतीय भाषाओं को कितने अच्छे से हम ट्रेन कर सकें। मतलब अलग अलग, क्योंकि अधिकतर जो मॉडल्स डेवलप हुए हैं वो अंग्रेजी में या फिर चाइनीज में हैं, तो भारतीय भाषाओं का जो हमारा लिटरेचर है उसको वो कैसे वो पढ़ सकें और उसके अनुसार वो उत्तर दे सके, एलएलएम की एक मेजर बात है। दूसरा जो, क्योंकि हम लोग एकेडमिक और रिसर्च इंस्टीट्यूट हैं, तो हम लोग काफी साइंटिफिक एमएल पे भी बात कर रहे हैं, जैसे कि फिजिक्स न्यूरल नेटवर्क है, जैसे कुछ ऐसे प्रॉब्लम्स हैं जहाँ पे डाटा उतना नहीं है, तो क्या हम साइंस की जो फिजिकल इक्वेशंस हैं, जो गवर्निंग इक्वेशंस हैं, उसकी मदद ले सकते हैं और फिर भी हम एआई का यूज कर सकते हैं। तो इस पे भी काफी काम हो रहा है, बहुत सारे आईआईटी में काम हो रहा है और हमें उसमें भी काफी सक्सेस मिला है। तो चाहे एनएलपी हो, एलएलएम हो, साइंटिफिक एमएल हो, तो हर स्तर पे मुझे लग रहा है काम हो रहा है। और आप लोगों पे काफी निगाहें टिकी हुई हैं कि आप लोग क्या कुछ ऐसा नया डेवलप करके लाते हैं। नरेश कौशिक साहब, एआई समिट, आप इत्तेफाकन दिल्ली में एआई समिट चल रहा है और आप भी दिल्ली में हैं, आपको क्या लगता है इस समिट से कौन से ऐसी एक बड़ी चीज निकल कर सामने आए तो आपको लगे कि नहीं वाकई इंडिया एक बड़ा हब के तौर पर उभर कर आएगा जिस तरीके से आउटकम निकल कर आ रहे हैं? देखिए, ये तो दरअसल लोग आपस में एक दूसरे के विचारों का आदान प्रदान कर रहे हैं, लेकिन इस मौके पर भारत ने अपनी एआई पॉलिसी जारी की है। लेकिन मैं समझता हूं जिसकी तरफ अभी ध्यान कम दिया गया है वो है चुनौतियां। अभी हाल ही में एक स्टडी आई है जिसके हिसाब से अमेरिका की जो कंपनियां हैं वो बहुत बड़े पैमाने पर भारत के सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स
की छंटनी कर सकती है एआई की सहायता से। तो हमें आगे क्या इसकी चुनौतियां, इसकी तरफ हमें ध्यान देने की ज़रूरत है। इसी तरह से मैं आपको ये हेल्थ और एजुकेशन की हम बात कर रहे हैं, अभी एक किस्सा मैं आपको बताता हूँ। एक हमारे परिवार की एक महिला को एक गंभीर बीमारी हुई। उसकी युवा बेटी ने चैट जीपीटी से पूछा इस बीमारी का क्या होगा। उस चैट जीपीटी ने बताया कि आपकी माँ तो सिर्फ 2 हफ्ते में मर जाएगी। और उसकी माँ जो है अब तक जो है 1 साल के करीब हो गया है, वो एकदम स्वस्थ हो गई है। लेकिन मैं जो बात बता रहा हूँ कि इससे जो खतरे हैं, इसी तरह से जो एजुकेशन में हम बात कर रहे हैं, एजुकेशन में जो जिस तरह से लोग एआई का इस्तेमाल बच्चे अपने इम्तहान के लिए सवालों का जवाब देने में इस्तेमाल कर रहे हैं, उसके जो मिसयूज हैं। इसी तरह से जो रक्षा में जिस तरह के चैलेंजेस हैं, अगर कोई किसी एक्टर ने, स्टेट एक्टर या नॉन स्टेट एक्टर ने कोई साइबर अटैक क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर पर कहीं कर दिया, तो उससे हम कैसे बचेंगे? तो इन सब के लिए हमें तैयार होना चाहिए, और इसके लिए तैयार हमें जनता को करना चाहिए। तो मैं समझता हूं जो कम्युनिकेशन है ये बहुत ज़रूरी है, जो इस समिट के बाद जो है सरकार को, देश की जनता को देना चाहिए कि हम जो हैं इसकी चुनौतियों को लेकर भी उतने ही सजग हैं जितनी हम इसके अवसरों को लेकर हैं। बिल्कुल, ये सवाल लेकर मैं आऊँगा प्रकाश कुमार सर के पास। मेहुल, ये जो एक बात यहाँ पे चल रही है कि चैट जीपीटी जैसे चीज़ों से लोग पूछ लेते हैं, तो उसका तो शायद ठीक है, आप जो सवाल पूछेंगे उस हिसाब से जवाब देगा। सवाल कितना आप रिफाइंड पूछते हैं वैसा जवाब आपको मिलेगा। लेकिन मेरा सवाल इससे आगे है कि इसके मिसयूज़ को रोकने के लिए जो अलग अलग रेगुलेशन आते हैं, वो रेगुलेशन आप जैसे लोगों के लिए जो एआई प्लेटफॉर्म पे कुछ नया करना चाहते हैं, कितना कंसर्न रहता है? रेगुलेशन का काफी कंसर्न तो है। जैसे मैं कहूँगा चैट जीपीटी तो एक बात हो गई, एलएलएम्स आजकल के ज़माने में काफ़ी डेवलप हो चुके हैं। जो आजकल के नए मॉडल्स आ रहे हैं वो हैं इमेज और वीडियो जनरेशन, एक स्टेप आगे ले। और ऊपर हमारी रेगुलेशन हैजंट कॉट अप विद जितने जल्दी से हम टेक्नोलॉजी क्रिएट करें। जैसे अगर मैं चाहूँ, मैं जेमिनाई के ऐप में मैं कहीं पे भी किसी भी एक्टर या एक्ट्रेस की फोटो निकाल सकता हूँ, वीडियो निकाल सकता हूँ। आई थिंक ये क्रिएटर्स का भी रिस्पॉन्सिबिलिटी बैठता है कि आप अपनी टेक्नोलॉजी को कैसे आप दे रहे हैं लोगों को। क्योंकि स्पेशली जब हम आगे की तरफ चलते हैं, इट इज नॉट जस्ट कि आपने चैट जीपीटी से कुछ पूछ लिया और वो अनसेफ रिस्पॉन्स हो जाए। अगर मैं किसी का चेहरा लेके कोई वीडियो बना दूं उनके बारे में और वो असली वीडियो जैसा दिखता है, तो मैं कुछ भी कर सकता हूँ। तो हमें उस टाइप की रेगुलेशन की भी बात करनी चाहिए। एंड आई थिंक वो एक बड़ी चीज है। बिल्कुल 100%। एंड आई थिंक इंडिया इम्पैक्ट एआई इम्पैक्ट समिट जैसे चीजें काफी इंपॉर्टेंट है इन चीजों को डिस्कस करने में। जैसे लेकिन मेरा एक कंसर्न ये भी रहता है कि हमारे देश में कॉमनवेल्थ गेम्स भी हुआ था, लेकिन एथलीट्स इतने बढ़ के नहीं आए उसके बाद। तो हमें ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, हम समिट्स कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं, चर्चा कर रहे हैं, लेकिन उससे एक्शन क्या आएगा वो भी हमें बहुत सोचने की जरूरत है। ये बहुत सोचेंगे तो उससे एक्शन क्या होगा, उसका आउटकम क्या निकलेगा। प्रकाश सर, मैं 2 चीज़ आपके पास लेकर आऊँगा। पहला, रिस्पॉन्सिबल एआई की जो बात अभी मेहुल ने की, इससे पहले नरेश कौशिक साहब ने किया। ये रिस्पॉन्सिबल एआई कैसे हो? क्या एआई डेवलपर ही इसका ख्याल रखे, या फिर भारत जैसे देशों को यहाँ पे रेगुलेशन बनाना होगा? रेगुलेशन बनाते हैं कि 3 घंटे के भीतर आपको कुछ कंटेंट निकालने होंगे, तो उस पर बवाल मच जाता है। कैसे इसमें बैलेंस बैठाया जाए? देखिए, पूरी दुनिया में भी इसमें 2 तरह की सोच हैं। एक सोच कहती है कि इसको बिल्कुल रेगुलेट करके रखें, दूसरी कहती है कि नहीं, क्रिएटिविटी इसको करने दें और जो इसका इस्तेमाल करते हैं उस पर रोक लगाइए। बात वही हुई कि आपने एक बंदूक बनाया, उस बंदूक से आप किसी की जान भी ले सकते हैं और देश की रक्षा भी कर सकते हैं। तो उसका इस्तेमाल कैसे करें? या जैसे चाकू है, उससे फल भी काट सकते हैं, हाथ भी काट सकते हैं। तो उसका इस्तेमाल कैसे करें? जनरल फीलिंग ये है कि हम इस्तेमाल, जो यूज है इस टेक्नोलॉजी का, उस पे हम कंट्रोल रखें। और मेहुल ने बड़ी अच्छी चीज बताई अभी, जैसे ये इस तरह की एप्लीकेशन जो आ गई है मार्केट में। सबसे पहला एक MIT के प्रोफेसर ने ओबामा साहब की एक वीडियो छोटी सी बनाई थी,
करीब 3 साल पहले, जिसमें बिल्कुल नेचुरल सा लगता है कि वही बोल रहे, जबकि वो नहीं थे। वो उनकी आवाज थी, उनकी शक्ल थी, बट वो नहीं बोले थे। अब उसका बहुत दूर आगे तक चला गया और दर्शकों को इसके बारे में मालूम है। तो जो बनाते इस तरह की चीज को, उनके अगेंस्ट जरूर कार्रवाई होनी चाहिए, उसके लिए इंतजाम होना चाहिए। अभी सरकार ने जैसे किया कि इस तरह की जो भी आप एआई जनरेटेड कंटेंट है, आप इंस्टाग्राम पे जाइए, फेसबुक पे जाइए, इस जगह पे बहुत सारी एआई जनरेटेड कंटेंट जो एकदम बिल्कुल असली लगती है। और हमारे जैसे कौशिक साहब ने शुरू में कहा था, हमारे देश में 100 करोड़ फोन है, करीब 80 करोड़ स्मार्टफोन, 80 करोड़ लोग तो इस्तेमाल कर रहे हैं उसमें। बहुत, आप जहां भी जाइए सब लोग फोन में चिपके हुए हैं। क्या देखते हैं? रील्स देखते हैं। अब वो देखेंगे और उनको ये नहीं समझ है कि ये नकली है या असली है, फिर वो तो वही धारणा बना के उसी को सच समझ के बैठ जाएंगे। तो उसको हम कैसे रोकें, जो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। लेकिन क्रिएटिविटी को रोकने से फिर तो सारा गड़बड़ हो जाएगा। और आप कहाँ तक रोकेंगे? ये न्यूक्लियर एनर्जी नहीं है। जब न्यूक्लियर एनर्जी आई थी तब वो लैब से बनती थी या सर्टेन एरियाज में, जिसको आपने कंट्रोल किया कि वो भी डुअल यूज टेक्नोलॉजी थी। यहाँ पे तो अब जैसे अभी मेहुल जैसे यंग एंटरप्रेन्योर्स हैं, इन्होंने एमआईटी से किया और वहीं पे अपनी कंप्यूटर अगर इनको मिल जाए तो वहां पे नई चीजें बना रहे हैं। आप कहाँ कहाँ से रोकेंगे? तो इसलिए एप्लीकेशन पे होना चाहिए कि इसको कहाँ कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं, जो रिस्पॉन्सिबली इस्तेमाल करें, ना कि क्रिएशन पे। ये रिस्पॉन्सिबली इस्तेमाल करें, ये एक बड़ी चीज़ होगी। एक चीज़ और मैं आपसे पूछूं, फिर मैं शो को यहीं समाप्त करूंगा कि चूंकि समिट में आपने भी पार्टिसिपेट किया है और मेहुल ने जैसा कहा भी कि समिट का आउटकम क्या होता है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा। तो आप समिट के बाद साल 2 साल में कौन सी ऐसी बड़ी चीज़ जो देखना चाहेंगे कि लगेगा आपको ना जी समिट तो सफल रहा और एआई के मामले में वाकई हम बड़े पावर हाउस के तौर पर उभर रहे हैं, एआई क्रिएटर के तौर पर? एक तो देखना चाहूंगा कि जैसे ग्लोबल साउथ के में सबसे पहली बार हो रहा है और इतने सारे देश के राजनेता यहाँ आए हैं, तो हमारा क्या कंसेंसस हो इस तरह की चीज़ों पे, जैसे रेगुलेशन है, पॉलिसी इसके रिलेटेड है। वो एक बहुत बड़ी चीज़ है और इसमें भारत की लीडरशिप है और वो आगे चले, जिससे हम इसमें आगे अपना वो बढ़ाएं। और दूसरा ये था कि इसमें इसके बाद जैसे हमारे इतने सैकड़ों की तादाद में जो स्टार्टअप्स आए हैं, दिखा रहे हैं, वहां से जो आप शुरू में कह रहे थे ना कि हमारे अब प्रोडक्ट्स आए बाहर, तो उसके लिए क्या इनेबलिंग एनवायरनमेंट है, क्या किया जाए जिससे कि हम सिर्फ एप्लीकेशन नहीं बनाए दूसरे बड़े मॉडल्स पे, बल्कि हम कुछ अपनी नई चीजें भी यहां से करें और ज्यादा से ज्यादा अपनी कुछ नई समस्याओं चीजें का बनाएं, समाधान। ये इसकी अपेक्षा यहाँ पे रहेगी। तो चलिए इसी उम्मीद के साथ हम लोग शो को यहीं खत्म करते हैं। आप सही मेहमानों का बहुत बहुत धन्यवाद अपना कीमती समय निकालने के लिए। आवाज अड्डा में फिलहाल इतना ही। देखते रहिए CNBC आवाज। नमस्कार।